चलो बातें ना करें। चलो इससे पहले क्लास में देख लो, हाई कोर्ट के बारे में पढ़े थे ना। तो पूरे भारत भर में कितने हाई कोर्ट है बताओ। 25 हाई कोर्ट है। और 25 हाई कोर्ट का पूरा डिस्कशन हो गया था कि कौन सा हाई कोर्ट कहाँ पास है, उसका मुख्य पीठ, खंडपीठ, स्थापना, ये सब देख लिए थे, ठीक है। और हाई कोर्ट वाला जो टॉपिक है उसमें, या न्यायालय वाला टॉपिक में, एक अनुच्छेद में और बता देता हूँ। और अनुच्छेद नंबर है 233। कौन सा, जल्दी बता दो। 233। तो आर्टिकल 233 को भी ध्यान रखना। न्यायिक क्षेत्र को लेके एक टॉपिक, एक अनुच्छेद और देख लेते हैं, समझ आ पा रहा है। और उसके बाद फिर हमारा भाग 6 खत्म हो जाएगा। और भाग 7 में कुछ नहीं है, सीधा क्या चालू करेंगे, भाग 8 स्टार्ट करना है, समझ आ पा रहा है। तो अनुच्छेद 233 जो है, इसके तहत किसकी नियुक्ति होता है किसी भी न्यायालय में। तो अनुच्छेद 233 के तहत याद रखना, जो आपका जिला न्यायालय जो होता है, कौन सा न्यायालय बता दो। तो जिला न्यायालयों में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति होता है, समझ आ पा रहा है। तो जिला न्यायालयों में, जैसे बालोद जिले में जो न्यायालय है आपका, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, जिला न्यायालय या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलते हैं अपन। तो जिला न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत होता है बोलेंगे तो 233 के तहत होता है। और जिला न्यायालयों में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो इसकी नियुक्ति करता है राज्यपाल। कौन करता है, राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। आ रहा समझ में। तो जिला न्यायालयों में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है बता दो, राज्यपाल करेगा, ठीक है ना। लेकिन राज्यपाल किसकी सलाह पर करता है, ठीक है ना। तो राज्यपाल सलाह लेता है हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से। क्या बता दो, या हाई कोर्ट में लिख देता हूं, कौन सा कोर्ट बता दो। हाई कोर्ट से सलाह लेगा। किससे सलाह लेगा जल्दी बताओ। हाई कोर्ट से सलाह होगा, जो राज्य में जो जो भी हाई कोर्ट है उससे क्या लेगा जल्दी बताओ, सलाह लेगा। और जिला न्यायाधीशों की क्या करेगा, नियुक्ति करता है। समझ आ पा रहे हैं यहाँ तक, हाँ है ना। ये गेट को लगा दो। चलो इसके बाद देखते हैं कि राज्यपाल जब हाई कोर्ट की सलाह से जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, तो उस समय वह कौन सी बातों को ध्यान रखेगा, किसे वो नियुक्त करता है। तो उसके लिए जिसको भी जिला न्यायाधीश बनना होता है, उनके लिए पहला चीज ये होता है कि उसको एक पेपर पास करना होता है, ठीक है ना, एग्जाम फाइट करना होता है, ठीक है ना। उसको अपन बोलते हैं यहाँ पास कौन सा एग्जाम पास करना होता है, तो आपको बताना है न्यायिक सेवा परीक्षा। क्या बोलेंगे जल्दी बता दो। न्यायिक सेवा परीक्षा जो पास करेगा, उसी व्यक्ति को ही जिला न्यायाधीश हम बनाएंगे। समझ आ पा रहा है। तो जिला न्यायाधीशों के लिए जो एग्जाम होता है उसका नाम क्या है जल्दी बताओ, न्यायिक सेवा परीक्षा। या अगर मान लो जो न्यायिक सेवा परीक्षा अगर पास नहीं किया है, ठीक है ना, तो और किसको नियुक्त कर सकता है, दूसरा पर्सन कौन हो सकता है। तो ऐसा व्यक्ति जो कम से कम 7 वर्ष तक, कितने वर्ष तक जल्दी बताओ, 7 वर्ष तक अगर वो किसी भी जिला न्यायालय में अधिवक्ता है, क्या है जल्दी बता दो, अधिवक्ता वकील है, तो ऐसे व्यक्तियों को जिला न्यायाधीश बनाया जाता है। तो इसी को अपन बोलते हैं प्रमोशन से बना है। किससे बना है, प्रमोशन। तो जो अधिवक्ता होता है, जो कितने साल तक, 7 साल तक अगर काम कर लेता है, तो वो जिला न्यायालय में क्या बन सकता है, न्यायाधीश बन सकता है। तो दो चीज होता है, या तो सीधे एग्जाम दे के लग सकते हैं, या तो पहले जिला न्यायालय का वकील बनेंगे, अधिवक्ता बनेंगे। और 7 साल का जैसे आपका नौकरी कंप्लीट हो जाता है, और राज्यपाल हाई कोर्ट के सलाह से आपको प्रमोशन देके जिला न्यायाधीश बना सकता है। समझ आ पा रहा है। तो ये कुछ रूल होते हैं। आर्टिकल किस में जल्दी बताओ, 233 में ये नियम याद रखना है। समझ आ पा रहे हैं कि नहीं जल्दी बताओ। तो अनुच्छेद 233 क्या है जल्दी बता दो, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। किसकी सलाह पर, हाई कोर्ट की सलाह पर। किन्हें करता है नियुक्ति, तो जो न्यायिक सेवा परीक्षा पास किया हो, या 7 साल तक अधिवक्ता रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को ही जिला न्यायाधीश हम बनाते हैं। समझ आ पा रहे हैं कि नहीं, क्लियर है सबका। तो ये एक अनुच्छेद छूटा हुआ था जो मैं बता दिया हूँ। इसके बाद हमारा यहाँ तक हम मेन मेन अनुच्छेद का पूरा डिस्कशन कर लिए हैं। और भाग 6 हमारा हो गया खत्म। कौन सा बता दो, भाग 6 का कंप्लीट हम जानकारी देख चुके हैं। भाग 7 नहीं पढ़ा जाता है। और अब क्या पढ़ेंगे जल्दी बताओ, भाग 8, ठीक है। चलो भाग 8 के अंतर्गत हम देखते हैं कहाँ से कहाँ तक के अनुच्छेद रखे गए हैं, ठीक है। तो भाग 8 में जो आर्टिकल आएगा, यहाँ पास अनुच्छेद 239 से स्टार्ट होता है,
और ये 242 तक चलता है। इसमें भी हम मेन मेन जो आर्टिकल होगा उसी का डिस्कशन करेंगे, जो हमारे एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। समझ आ पा रहे हैं, है ना? तो भाग 8 में कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद है बताओ? 239 से 242। और ये जो पूरा भाग 8 है यह किससे संबंधित है बोलेंगे तो इसके अंतर्गत पढ़ा जाता है केंद्र शासित प्रदेश। क्या पढ़ते हैं जल्दी बताओ? तो केंद्र शासित जो प्रदेश है जिसको हम यूटी बोलते हैं, यूनियन टेरिटरी, क्या बोलते हैं? यूनियन टेरिटरी, यूटी के नाम से जानते हैं। तो इसकी पूरी चर्चा हम इस आर्टिकल में देखेंगे। समझ आ पा रहा है कि नहीं? तो भाग 8 क्या है बता दो? भाग 8 में कहां से कहां तक अनुच्छेद आते हैं? 239 से 242। किस टॉपिक से रिलेटेड है? केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूनियन टेरिटरी। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? यूटी के नाम से जानते हैं। समझ आ पा रहे हैं, है ना? तो सबसे पहले हमारा डिस्कशन ये होगा कि हमारे भारत देश में अनुच्छेद पढ़ने से पहले केंद्र शासित प्रदेश होता क्या है इसको समझना है। समझ आ पा रहे हैं? तो सिंपल याद रखना, भारत देश में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश स्थित है बोलेंगे तो क्या बताओगे? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने जल्दी बताओ? 8 केंद्र शासित प्रदेश आपको मिलेगा यहाँ, ठीक है ना? अभी 8 केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं या केंद्र शासित प्रदेश के बारे में हम ध्यान देंगे। दूसरा पॉइंट, तो ऐसा क्षेत्र जिसमें केंद्र सरकार का शासन होता है, किसका बता दो? केंद्र सरकार। तो उसको केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं। जो किसके नियंत्रण में कार्य करता है? तो राष्ट्रपति के पूरे नियंत्रण में होता है। किसके नियंत्रण में होता है? राष्ट्रपति के पूरे नियंत्रण में वह कार्य करता है। समझ आ पा रहा है ना? तो सिंपल यहां से हम ध्यान देंगे कि केंद्र शासित प्रदेश किसे कहते हैं? जो जिसका ऐसा क्षेत्र जिस पर अधिकार किस गवर्नमेंट का होता है? केंद्र सरकार का। और पूरा शासन कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है जल्दी बताओ? राष्ट्रपति। क्लियर है सबका? और अब देखते हैं कि केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं उसको किस किस आधार पर केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है, ठीक है ना? तो पहले तो मैं एक बार नाम बता देता हूं कि 8 जो केंद्र शासित जो प्रदेश हैं वो कौन कौन से, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है? चलो, इसमें केंद्र शासित प्रदेश का तो नहीं दी है, मैं इसको मैं अलग से यहाँ बना देता हूँ, ठीक है? चलो, नक्शे के हिसाब से हम देखेंगे। पहले मैं नक्शा ड्रॉ कर लेता हूँ कि वाइट वाले में क्या होता है, ठीक से लिखा नहीं पाता। अब आधे लोग सोच रहे हैं कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ जल्दी बताओ? अभी पता चल जाएगा कुछ देर में, रुक जाओ। अब नक्शा क्या एकदम ठीक से बनता नहीं है, तो इसके लिए इसको हटा देते हैं ऐसे करके, तो ये ना ऐसा बन जाता है। आया समझ में कि नक्शा अब हाथ से कैसे बनाए? तो शॉर्ट वही खींचते ही नहीं लकीर में, खड्डा लेके बनाते हैं, वैसी वाले भी खड्डा है। समझ आ रहा है? चलो, तो ये जो इंडिया में देखते हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश का हम बात करें तो कितने केंद्र शासित प्रदेश है जल्दी बता दो भाई? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जिसमें सबसे पहला हम देखेंगे, हम यहाँ पास हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर जो केंद्र शासित प्रदेश है जिसका हम नाम देखते हैं, क्या है जल्दी बता दो? और ये ऊपर में लद्दाख, तो नाम भी लिखते जाऊँ यहाँ साथ ही साथ। तो यहाँ पास कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश पहला हो गया, ऊपर से लेंगे। तो ये वाला कौन सा जल्दी बता दो? लद्दाख। तो यहाँ से चालू करेंगे। पहला क्या बताओगे? लद्दाख। दूसरा जम्मू कश्मीर। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पास एक केंद्र शासित प्रदेश आपको और मिलेगा जिसका नाम क्या है, कोई बता सकता है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ ये केंद्र शासित प्रदेश में आता है।
और अगर नीचे आते हैं तो बीच में यहाँ केंद्र शासित प्रदेश और मिलेगा अपन को, जिसका नाम क्या है, दिल्ली। दिल्ली समझ आ पा रहा है। फिर अपन नीचे आते हैं तो नीचे गुजरात वाले एरिया में, इधर आपका तटीय क्षेत्र में है, समझ आ पा रहा है ना। तो इधर मैं लिख देता हूँ ना, गुजरात वाले एरिया में एक केंद्र शासित प्रदेश आता है जिसका नाम क्या है, कोई बता सकता है। दादर नागर हवेली एवं दमन दीव। समझ आ पा रहा है, अब दोनों एक ही है, समझ आ पा रहा है ना, पहले अलग था, अब दोनों क्या है बता दो, एक ही केंद्र शासित प्रदेश में आपका आएगा। यहां तक क्लियर है, जल्दी बता दो, आगे बढ़े। चलो फिर नीचे आएंगे तो यहाँ आपको एक फिर केंद्र शासित प्रदेश मिल जाएगा जिसका नाम क्या है, लक्षद्वीप। क्या नाम है जल्दी बताओ, लक्षद्वीप। क्लियर है। फिर अपन आगे जाते हैं तो यहाँ बस फिर एक केंद्र शासित प्रदेश मिलेगा तमिलनाडु से लगा हुआ, क्या है, पांडिचेरी। आ रहे यहाँ तक समझ में। यहाँ पास क्या बताओगे, पांडिचेरी। फिर भारत से बहुत दूर कलकत्ता के सीधे में इधर आपका, समझ आ पा रहे हैं। यहाँ पास क्या आपको देखने मिलेगा, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसको हम बोलते हैं, तो ये कितने केंद्र शासित है गिन लो। पहला कौन सा है, लद्दाख। दूसरा जम्मू कश्मीर। तीसरा चंडीगढ़। चौथा दादर नागर हवेली दमन दीव। ये पूरा क्या है जल्दी बताओ, एक में हम लेके चलेंगे, ठीक है। फिर चार हो गया ना, पांचवा में लक्षद्वीप। अच्छा ये भूल गए थे क्या, छठवा क्या मान लो, दिल्ली। सातवां पांडिचेरी। और आठवां क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये भारत के पूरे क्या हो गए जल्दी बताओ, केंद्र शासित प्रदेशों के नाम हो गया। क्लियर है तक सबका। अब देखो इसमें कंडीशन हम देखते हैं कि क्या क्या रीजन होता है केंद्र शासित प्रदेश हम किसको बनाते हैं। तो उसका कंडीशन मैं एक एक करके आपको बताते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहला कंडीशन ये हो सकता है कि केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनते हैं। तो सबसे पहला कंडीशन होता है अगर वो मुख्य भूमि से दूर है। कौन सा भूमि जल्दी बताओ, मुख्य भूमि। अगर कोई क्षेत्र मुख्य भारत का तो है लेकिन मुख्य भूमि से क्या है, दूर है। भारत का ये मुख्य भूमि वाला एरिया ये है। अगर मुख्य भूमि से अगर दूर हो जाता है तो उसको केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया जा सकता है। समझ आ पा रहे हैं। तो इस आधार पर दो केंद्र शासित प्रदेश के नाम बताओगे। पहला लक्षद्वीप, मुख्य भूमि से दूर है। और क्या बताओगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये भी मुख्य भूमि से क्या है, दूर है, इसलिए वो देश का एक क्या है जल्दी बताओ, केंद्र शासित प्रदेश माना गया है। समझ आ पा रहे कि नहीं, समझ पा रहे हो। चलो दूसरा कंडीशन समझते हैं। सेकंड कंडीशन इसका क्या है, केंद्र शासित प्रदेश और क्या बनाते हैं। अगर मान लो कि ऐसा कोई क्षेत्र है जो विवादित हो जाता है, क्या हो जाता है जल्दी बता दो, विवादित। तो अगर किसी भी दो राज्यों के बीच अगर विवादित हो जाता है तो ऐसा क्षेत्र भी केंद्र शासित प्रदेश बन जाता है। अब वो क्षेत्र को कौन सा राज्य रखेगा, उसमें आपस में झगड़ा चल रहा है, तो ऐसा क्षेत्र को केंद्र सरकार रख लेता है। ये मेरा है, ऐसा करके समझ आ पा रहे हैं। तो अगर कोई क्षेत्र विवादित है तो उसको भी क्या बना सकते हैं, केंद्र शासित। और ऐसा अगर हम क्षेत्र देखेंगे तो ये है आपका चंडीगढ़। क्या बताओगे, तो चंडीगढ़ किस प्रकार का क्षेत्र में आएगा जल्दी बताओ, विवादित वाले एरिया में आ जाता है। समझ आ पा रहे हैं कि नहीं जल्दी बताओ, क्लियर है सबका। चलो तीसरा कंडीशन हम इसमें देखेंगे, ऐसा कोई इलाका जो एकदम छोटा क्षेत्र होता है। क्या होता है जल्दी बताओ, छोटा। तो एकदम छोटा सा इलाका है लेकिन, तो उसको भी हम केंद्र शासित प्रदेश बना देते हैं। और छोटा क्षेत्र में लिया गया आपका किसको जल्दी बताओ, दादर नागर हवेली दमन दीव को। एकदम छोटे छोटे क्षेत्र हैं तो इसको क्या बना दिए हैं, केंद्र शासित प्रदेश बना दिए हैं। और ऐसा क्षेत्र भी देखते हैं जो विदेशों के क्षेत्र में थे, जो धीरे बाद में अपने यहाँ आए हैं। तो ये विदेशी कंट्री, विदेशी एरिया में आता था। ये जो देखेंगे दादर नागर हवेली दमन दीव, ये सब किसके अधीन होते थे पहले, विदेशों में। किस कौन, हाँ किसका, हाँ पांडिचेरी तो फ्रांसीसी का है, इसका बताओ, पुर्तगाली। क्या बताओगे, पुर्तगाली। ये किनके थे, फ्रांसीसी वाले। आ रहा बात समझ में, हाँ है ना। तो ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट इसमें हम ये बताते हैं, मुख्य रूप से देखने मिलता है कि ऐसा कोई इलाका है जो छोट, पहले मुख्य भूमि सबको क्लियर है,
विवादित हो गया, छोटा क्षेत्र हो गया। तीसरा कंडीशन ये हो सकता है, सॉरी चौथा कंडीशन, अगर वह राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा हो जाता है। कौन सा बता दो? राष्ट्रीय सुरक्षा। अगर कोई क्षेत्र राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर दृष्टिकोण से है तो उसको भी क्या बना सकते हैं? केंद्र शासित। और ऐसे हम किसको लेकर? दिल्ली को हम लेते हैं। किसको लेते हैं जल्दी बता दो? दिल्ली को ले सकते हैं। समझ आ पा रहे हैं? साथ ही साथ राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा में आप किसको भी ले लेना, जम्मू कश्मीर भी है, लद्दाख भी है, सब किस में आ जाएगा? राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को लेके हो गया। आ रहा बात समझ में? है ना। और बेस एक होता है जो हमारा, अगर कोई क्षेत्र ऐसा है जो भारत के कल्चर को नहीं अपना पाता है। समझ आ पा रहा है? जो पहले जो चल रहा था वही कल्चर को अपनाना चाहते हैं, भारत के कल्चर को नहीं अपना पाते हैं। समझ आ पा रहे हैं? तो इसको हम बोलते हैं सांस्कृतिक रूप से। किस रूप से? वो जिस संस्कृति को मान रहे हैं वैसे ही उन लोग मानते हैं, उनको अलग एरिया बना देते हैं। समझ आ पा रहे हैं? अब किसी राज्य में मिल गया तो उनकी संस्कृति को मानना पड़ेगा। अगर मान लो कोई क्षेत्र छत्तीसगढ़ में मिल गया तो छत्तीसगढ़ की संस्कृति को मानना पड़ेगा। लेकिन वो अपनी छत्तीसगढ़ की संस्कृति को नहीं मानना चाहता तो उसको अलग से केंद्र शासित बना देंगे, वो अपना संस्कृति मानते रहे। समझ आ पा रहे हैं? तो नेक्स्ट कंडीशन हमको यहाँ क्या देखने मिलता है जल्दी बता दो? संस्कृति दृष्टिकोण या सांस्कृतिक दृष्टिकोण ले सकते हैं। आ रहा समझ में? और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से किसको लिया गया है? पांडिचेरी, जो फ्रांसीसी संस्कृति को अभी मानते हैं, वहां अभी भी उस टाइप के लोग रहते हैं। देखना, समझ आ पा रहे हैं? तो ये कुछ मुद्दा हो गया, केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाया जाता है। समझ आ पा रहा है? तो भूमि से दूर है तो बना सकते हैं। दूसरा, विवादित है तो बन गया। इसके अलावा छोटा सा एरिया है तो भी बना देंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है या सांस्कृतिक मुद्दा है तो उनको बना सकते हैं। तो ये सब आधार पर देश में कितने हमारे केंद्र शासित प्रदेश है जल्दी बताओ? 8। और इन सभी को संभालने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में एक व्यक्ति को नियुक्त करते हैं और उन नियुक्ति व्यक्ति को बोलते हैं हम प्रशासक। क्या बोलते हैं? या कहीं कहीं उनको राज्यपाल, उपराज्यपाल भी हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं जल्दी बताओ? उप राज्यपाल। तो यहां भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? नहीं जल्दी बता दो। आ रहा बात समझ में? तो ये पूरा एरिया को संभालने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा किन की नियुक्ति करते हैं? प्रशासक, या उन्हीं को ही कहीं कहीं क्या बोलते हैं? उपराज्यपाल के नाम जानते हैं। शॉर्ट में इसको एलजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलजी टीवी मत समझ लेना, एलजी मोबाइल। समझ आ पा रहे हैं? तो उपराज्यपाल की नियुक्ति या प्रशासक की नियुक्ति कौन करेगा? ये सब एरिया में बता दो। कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा करेगा। कि पूरा इसका क्षेत्र कौन संभालता है? राष्ट्रपति। तो एक अनुच्छेद देखने मिलता है, आर्टिकल नंबर 239। जब आप पढ़ोगे तो इसमें लिखे रहता है संघ राज्य क्षेत्र का जो प्रशासन कैसे होगा, इसके बारे में कुछ परिभाषाएं होती है। तो वो आर्टिकल 239 में लिखा है। समझ आ पा रहा है ना? तो आर्टिकल 239 के तहत क्या बताया गया जल्दी बता दो? संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन की चर्चा है। बस इतना बात करेंगे। अनुच्छेद 239 क्या जल्दी बताओ? संघ राज्य क्षेत्रों की क्या बता दो? प्रशासन की चर्चा इसमें किया गया है। याद रहेगा सबको? है ना? अब देखते हैं इसके अलावा आर्टिकल नंबर 239 की धारा जो 1 है, इसमें क्या बताया गया है? तो आर्टिकल नंबर 239 की जो धारा 1 है, इसमें लिखा है कि संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के लिए राष्ट्रपति के द्वारा, मतलब राष्ट्रपति के द्वारा सबका संचालन किया जाएगा और संचालन करके वहां प्रशासक और उप राज्यपाल की क्या करेंगे? नियुक्ति करेंगे। समझ आ पा रहे हैं? अब क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि कहां कहां उपराज्यपाल होते हैं, कौन कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां उपराज्यपाल होते हैं। जहां उपराज्यपाल नहीं है मतलब वहां प्रशासक होगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन कहां से आता है जल्दी बता दो? उपराज्यपाल कहां कहां होते हैं। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इसमें हम देखते हैं क्या क्या यहां से आपको याद रखना है। ठीक है? तो उपराज्यपाल देखो कहां कहां होंगे याद रखना। तो पहले आप बता देना कौन सा इलाका, ये दिल्ली वाला। कौन सा बताओगे? दिल्ली का जो क्षेत्र है यहाँ उपराज्यपाल होगा। समझ आ पा रहा है? पांडिचेरी में क्या होता है जल्दी बता दो? उपराज्यपाल होते हैं। ठीक है ना? इसके अलावा बताएंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ भी क्या होते हैं? उपराज्यपाल। अभी अभी जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, यहाँ भी क्या होते हैं? उपराज्यपाल। तो ये 1 2 3 ये हो गया 4 और ये क्या हो गया 5। तो 5 ऐसे क्षेत्र हैं जहां उपराज्यपाल की नियुक्ति होता है। समझ आ पा रहे हैं? तो ऊपर से देखो उपराज्यपाल कहाँ कहाँ होता है जल्दी बता दो? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, पांडिचेरी और क्या बताओगे? अंडमान निकोबार। यहाँ पूरे क्या होंगे जल्दी बताओ?
उपराज्यपाल होते हैं, और बाकी जो छूट गया वहां क्या होगा, प्रशासक होता है। समझ आ पा रहे हैं, है ना। तो ये उपराज्यपाल और प्रशासकों की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत होता है बोलेंगे तो 239(1) के तहत होता है। समझ आ पा रहे हैं, है ना। मान लो कि कोई कोई क्षेत्र ऐसा मिला जहां उपराज्यपाल की नियुक्ति मान लो हम नहीं किए, जैसे मान लो कि पांडिचेरी तमिलनाडु से लगा हुआ है, ठीक है, और तमिलनाडु में आपका राज्यपाल है। तमिलनाडु में क्या है जल्दी बताओ, राज्यपाल। तो तमिलनाडु का जो राज्यपाल होगा ना, उसी को बोल देंगे कि भाई आप इसको संभाल लो, ऐसा करके। समझ आ पा रहे हैं, आए ना। अगर एकदम पास में है तब का बात कर रहे हैं अपन। समझ आ पा रहे हैं, जैसे यहाँ दिल्ली हरियाणा में अलग अलग राज्यपाल हैं, किसी एक को बोल देगा भाई आप पांडिचेरी सॉरी चंडीगढ़ को संभाल लो, ऐसा करके। तो ऐसा भी हो सकता है, नियम होता है। समझ आ पा रहे हैं, लेकिन ऐसा लिखा है, देखो आर्टिकल नंबर 239 की जो धारा 2 है, इसमें लिखा है कि अगर मतलब इस बताया कि राष्ट्रपति के द्वारा किसी राज्यपाल को निकटवर्ती केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, प्रशासक। आ रहा है कि नहीं समझ में। जैसे मान लो तमिलनाडु का जो राज्यपाल है उसको यहाँ प्रशासक बना देंगे, लेकिन यहाँ प्रशासक तो नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, उपराज्यपाल। तो जहाँ उपराज्यपाल है ना, तो वहाँ उपराज्यपाल अलग से आएगा, लेकिन जहाँ उपराज्यपाल मान लो नहीं है, तो वहाँ हम प्रशासक भेज सकते हैं। और प्रशासक अलग से भी कोई बन सकता है, या उसके करीब में जो राज्य का जो राज्यपाल होगा वो भी बन सकता है। किस आर्टिकल के तहत, 239(2) में ये लिखा है, निकटवर्ती राज्य का जो राज्यपाल है वो केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक बन सकता है। आए कि नहीं समझ में। तो चलो फिर से देखो, अनुच्छेद 239 क्या था जल्दी बताओ, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन की चर्चा किया गया है। समझ आ पा रहे हैं, प्रशासन करने के लिए उपराज्यपाल और प्रशासकों की नियुक्ति होता है धारा 1 के तहत। निकटवर्ती राज्यों के राज्यपाल भी संभाल सकते हैं केंद्र शासित प्रदेशों को, इसको याद रखना है। आए बात समझ में, क्लियर सबका। अब देखते केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ना लगातार अलग अलग नियम भी बनते रहते हैं। समझ आ पा रहा है। तो केंद्र शासित प्रदेश, जैसे कि कभी देखना केंद्र शासित जो प्रदेश होगा उसमें ले राष्ट्रपति इनके द्वारा नियम बनाता है। कौन नियम बनाता है, और नियम की चर्चा किया गया आर्टिकल 240 में। किसमें जल्दी बता दो, तो आर्टिकल 240 जो है इसमें क्या लिखा है कि राष्ट्रपति केंद्र शासित प्रदेशों के लिए समय समय पे नियम बना सकता है। क्या बना सकता है, नियम। और उस नियम के आधार पर ये पूरे केंद्र शासित प्रदेशों को संचालित किया जाता है। समझ आ पा रहे हैं। तो आर्टिकल 240 क्या है जल्दी से एक बार बता दो, क्या लिखा है इसमें आर्टिकल 240 में, कि राष्ट्रपति समय समय पर केंद्र शासित प्रदेशों के लिए क्या बना सकता है, नियम बना सकता है। आए बात समझ में, आए ना। जितने भी केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनके लिए आपका हाई कोर्ट का भी प्रावधान है। किसका प्रावधान है, कि केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आपका जो हाई कोर्ट का जो प्रावधान किया गया है वो 241 में किया गया है। किसमें किया गया जल्दी बता दो, तो हाई कोर्ट का प्रावधान केंद्र शासितों के लिए किस आर्टिकल में है, 241 में। और इसमें यह लिखा है कि केंद्र शासित प्रदेशों का स्वयं का भी हाई कोर्ट हो सकता है, या आसपास के जो पड़ोसी राज्य हैं वहां के हाई कोर्ट में उनको सम्मिलित कर लेंगे अपन। समझ आ पा रहे हैं। तो ये किस में लिखा है, 241 में। तो आप मैं हाई कोर्ट से पूरा पढ़ा चुका हूं। आप ये बताने कि कौन कौन सा क्षेत्र कौन कौन सा हाई कोर्ट में आता है। जैसे कि बताओ, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है वो कौन से हाई कोर्ट में आता है, श्रीनगर वाला, मतलब हाई कोर्ट का नाम क्या है, जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट। समझ आ पा रहा है, जो जिसका मुख्यालय कहाँ है, श्रीनगर में। चंडीगढ़ किस में आता है, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट। क्या बताओगे, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में आता है। दादर नागर हवेली दमन दीव किस में आते हैं, कहाँ, गुजरात में। कौन से हाई कोर्ट में आते हैं, मैं हाई कोर्ट के बारे में पढ़ा रहा हूँ, आप गुजरात बोलते हो। बंबई हाई कोर्ट नाम पढ़ाया हूँ, या मुंबई बोला, बंबई बोला, मुंबई। बंबई तो बाद में हुआ है, पहले क्या नाम था, मुंबई। तो मुंबई हाई कोर्ट में आता है ये वाला एरिया। आ रही नहीं समझ में। बताओ लक्षद्वीप किस में आता है, केरल हाई कोर्ट। तुम लोग अच्छा नहीं भेजा था ना पीडीएफ, इसलिए है कि याद नहीं है, याद है ना। तो लक्षद्वीप किस में आता है, केरल हाई कोर्ट में। बात समझ, क्यों केरल के करीब में है ना, तो केरल हाई कोर्ट में आएगा। पांडिचेरी किस में आता है, तमिलनाडु हाई कोर्ट है ही नहीं, मद्रास हाई कोर्ट है। तुम लोग नाम ही भूल गए हो, मद्रास हाई कोर्ट है। मैं हाई कोर्ट का नाम पूछ रहा हूँ, हाई कोर्ट कहाँ है उसको नहीं पूछ रहा हूँ अभी। चेन्नई हाई कोर्ट कहाँ पढ़े हो,
हाई कोर्ट का नाम ये देखो, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, ये तीनों हाई कोर्ट 1962 में बना था। और सॉरी 1862 में। उसका नाम आज भी चेंज नहीं हुआ है, ये बोल रहा हूँ कि नियम है ना कि आजादी से पहले के जो हाई कोर्ट हैं उसको चेंज नहीं कर सकते। वो जस का तस रहेगा और उस क्षेत्र के लिए हाई कोर्ट बन जाएगा। ये नियम देखे थे। अंडमान निकोबार किस में आता है? कौन सा हाई कोर्ट में जाएगा ये? कलकत्ता हाई कोर्ट में। किस में हाई कोर्ट में है? कलकत्ता। तो पूरा तो हो गया, समझ में आ रहा है ना। और दिल्ली के लिए तो स्वयं हाई कोर्ट है। तो समझ आ पा रहा है ना? तो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहां खुद का हाई कोर्ट है? तो दिल्ली। समझ आ पा रहा है? बाकी सब अलग अलग है। और ये भी तो खुद वाला ही है एक प्रकार से। जम्मू कश्मीर लद्दाख तो समझ आ रहा है ना। बाकी सब क्लियर है सब कहाँ तक? तो एक बार जल्दी बता दो, ये तो नाम से ही हो जाएगा हमारा। चंडीगढ़ किस में आएगा? पंजाब हरियाणा, दादर नागर हवेली, बम्बई वाला, लक्षद्वीप, केरल वाला हाई कोर्ट, पांडिचेरी, मद्रास वाला हाई कोर्ट, और अंडमान निकोबार कलकत्ता हाई कोर्ट में आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ। बन जाएगा सबसे यहाँ तक। तो ये हो गया आर्टिकल नंबर कौन सा? 241 में। इतना आपको याद रखना है। तो आर्टिकल में बस इतना ही क्वेश्चन आता है। 239 के तहत प्रशासन की चर्चा। यहाँ प्रशासकों की नियुक्ति, राज्यपाल प्रशासक बन सकता है, करीबी राज्य वाला। 240 के तहत क्या पढ़े? नियम कानून राष्ट्रपति बना सकता है। और 241 क्या है? केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट का प्रावधान। समझ आ पा रहे हैं कि नहीं? क्लियर सब कहाँ थे? चलो इसके बाद हम देखते हैं कुछ कुछ संशोधन में पढ़ा देता हूं यहीं पास। आर्टिकल याद रहेगा पूरा जितना भी लिखाया हूं मैं। चलो इसके बाद हम नेक्स्ट कुछ कुछ संशोधन देखते हैं जहां से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। जैसे कि संशोधन क्रमांक हम देखते हैं 14 नंबर का। कौन से नंबर का बता दो? 14 नंबर का जो संशोधन हुआ था संविधान में, ये 1962 में हुआ था, 62 में। 14 नंबर का संशोधन कब किए थे जल्दी बताओ? 1962 में। और इस संशोधन में क्या बात की चर्चा है अगर हम बात करें, तो ये जो संशोधन किससे संबंधित है, कौन से केंद्र शासित से संबंधित है अगर हम बात करें, तो यह संशोधन जो संबंधित है वो है आपका पांडिचेरी से। किससे बता दो? तो पांडिचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश बना था, बात समझ पा रहे हो, वो किस कौन से संविधान संशोधन के तहत बनाया गया था? कौन सा? 14वां संविधान संशोधन 1962 के तहत पांडिचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश बना था, मुख्य रूप से याद रखना है। क्लियर है सबके यहाँ तक? और एग्जैक्ट हम बात करेंगे तो बताना 16 अगस्त। क्या बताओगे? 1962। क्या बताएंगे? 16 अगस्त 1962। इस दिन दो देशों के बीच आपस में संधि हुआ था। एक बताएंगे भारत और फ्रांस। क्या बताओगे? क्योंकि फ्रांसीसी एरिया है ना, पांडिचेरी क्या है? फ्रांसीसी। तो दोनों के बीच क्या हुआ था? संधि हुआ था। और उसके तहत किसका हम गठन किए थे जल्दी बताओ? पांडिचेरी जो नामक क्षेत्र उसका हम गठन किए थे। किस संशोधन के तहत? 14। और पांडिचेरी में शुरू में कितने क्षेत्र थे? तो पांडिचेरी जो फ्रांसीसी जो एरिया था, इसके अंतर्गत टोटल 4 क्षेत्र आते थे। कितने आते थे बता दो? 4। अब ये जो 4 क्षेत्र देखो कौन कौन से, इसको मैं यहां बता देता हूं, ठीक है? चलो ध्यान देना सब लोग। तो पांडिचेरी में पहले कितने क्षेत्र आते थे? मतलब पांडिचेरी खुद एक क्षेत्र था पहले, जिसका नाम मेन पड़ गया। लेकिन फ्रांसीसी एरिया में यहाँ पास कितने क्षेत्र आते थे? तो 4 क्षेत्र आते थे, जिसमें पहला था स्वयं कौन था जल्दी बताओ? पांडिचेरी तो खुद था, ठीक है। इसके अलावा और कोई बता सकता है कि फ्रांसीसी एरिया में इधर और कौन आता था? तो यहाँ आता था आपका करीकाल। क्या आता था जल्दी बताओ? करीकाल नामक यहाँ पे एक क्षेत्र होता था, ठीक है। इसके अलावा एक क्षेत्र होता था यहाँ माहे। क्या क्षेत्र होता था? माहे क्षेत्र करके यहाँ आपको ध्यान मिल जाएगा, ठीक है ना। और एक होता था आपका मुख्य रूप से यनम। क्या होता था जल्दी बताओ? यनम। तो ये जो 4 प्रमुख क्षेत्र थे, इन चारों को भारत में मिलाया गया। ये चारों फ्रांसीसी क्षेत्र थे यहाँ के। समझ आ पा रहा है? कौन कौन सा बता दो? पांडिचेरी, करिकाल, माहे, यनम। फिर से बोलो। पांडिचेरी, करिकाल, माहे, यनम, ये पूरा क्षेत्र को मिलाए। ये पूरा किसका क्षेत्र था? चारों फ्रांसीसी का। संधि किए और संधि के तहत इसे मिला दिए। और नाम किसका दिए? पांडिचेरी का। तो जो पांडिचारी बोलता हूँ पांडिचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें 4 क्षेत्र आते हैं। कितने क्षेत्र आते हैं? 4। क्या क्या नाम बताओगे?
पांडिचेरी, करिकाल, माहे, यनम। और ये सब किस संशोधन के तहत भारत में आया है? 14वां संशोधन 1962 के तहत आया है। और ये पूरे फ्रांसीसी क्षेत्र भारत में विलय हो गया। और पांडिचेरी नाम का एक केंद्र शासित प्रदेश हमारे यहाँ आया था। बात समझ पा रहे हो? तो पांडिचेरी का नाम जब भी सुनोगे तो कौन सा संशोधन याद रखना? 14 नंबर का। कब हुआ था? 1962 में ये हुआ था। समझ आ पा रहे कि नहीं? जल्दी बता दो, याद रह गया यहाँ तक? चलो चलो, संशोधन 14 नंबर वाला भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं कुछ संशोधन और यहाँ बता देता हूँ, ठीक है? एक बार पांडिचेरी में बता दो कितने क्षेत्र आते हैं, जल्दी बताओ। 4 क्षेत्र। पहला पांडिचेरी, दूसरा करिकाल, तीसरा माहे, चौथा यनम। संशोधन क्रमांक 14/1962। पांडिचेरी पहले किसके अधीन होता था? फ्रांसीसी। बाद में ये भारत के अधीन आया। समझ आ पा रहे हैं यहाँ तक? आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट हम इसमें एक संशोधन देखते हैं जो भी इंपॉर्टेंट हमारे लिए, 69 नंबर का। कौन सा नंबर का? 69वां संशोधन, ठीक है? 69वां संविधान संशोधन हुआ था 1991 में। कब हुआ था जल्दी बताओ? 1991। यहां से भी क्वेश्चन हमारा एग्जाम में आता है, ठीक है? तो 69वां संशोधन 1991 के तहत एक अनुच्छेद संविधान में जोड़ा गया। और अनुच्छेद है 239 के जो धारा का के अंदर भी एक धारा और जोड़े। 2 ठोका है। कितना ठोका है जल्दी बताओ? 239 का मत बोल देना 239 का। समझ आ पा रहा है? सिर्फ 239 पढ़े थे, फिर 239 एक मतलब का हो गया। और उसके अंदर है तो फिर एक का के अंदर भी एक और धारा बना दी। समझ आ पा रहा है? तो यह किससे संबंधित है बोलेंगे तो आप बताओगे, इसमें दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। किसके लिए जल्दी बताओ? दिल्ली। बात समझ पा रहे हो? तो अनुच्छेद 239 का किस संशोधन के तहत संविधान में जोड़ा गया? 69वां संशोधन 1991। और यह अनुच्छेद किसके लिए विशेष प्रावधान करता है? दिल्ली के लिए अलग से क्या किया है इसमें प्रावधान। और दिल्ली के लिए कुछ अलग से बातें इसमें कही गई है। जैसे कि बताया गया है कि जो दिल्ली था इसको दिल्ली ना बोल के बोला गया आपका दिल्ली एनसीआर। क्या बोला गया जल्दी बता दो? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। या उसी को अपन एनसीआर मतलब नेशनल कैपिटल रीजन। क्या बोलते हैं जल्दी बताओ? नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। समझ आ पा रहा है? तो राष्ट्र दिल्ली का जो नाम दिल्ली एनसीआर पड़ा किस संशोधन के तहत? 69वां संशोधन। और ये जो लाइन लिखा है आर्टिकल 239 का में लिखा है। समझ आ पा रहा है? हाँ, है ना? साथ ही साथ बोला गया कि भाई दिल्ली के लिए क्या होगा जल्दी बताओ? उपराज्यपाल होगा। क्या होगा जल्दी बता दो? दिल्ली के लिए क्या होगा? एक उपराज्यपाल आपका होगा, जिसको अपन वहां क्या बोलते हैं? एलजी के नाम से जानते हैं। समझ आ पा रहे हैं? जल्दी बताओ। साथ ही साथ बोला गया दिल्ली के लिए एक अलग से विधानसभा भी बनाया जाएगा। विधानसभा दिल्ली के लिए क्या बनाया जाएगा? विधानसभा के भी क्या करेंगे? गठन करेंगे। समझ आ पा रहा है? और दिल्ली जो विधानसभा है, इसके विधानसभा के टोटल सीट का 10% लोग, कितने परसेंट जल्दी बताओ? 10% जो है वो मंत्री भी बन सकते हैं, या मंत्रिमंडल का गठन होगा। यहाँ किसका गठन करेंगे? विधानसभा का 10% जो हो, जितना भी सीट आएगा वहां के मंत्रिमंडल में उतने लोगों की नियुक्ति मंत्री के रूप में होगा। समझ आ पा रहा है? हाँ, है ना? साथ ही साथ दिल्ली जो है कौन कौन से सूची पर कानून बना सकता है? तो आपको याद रखना है, जो राज्य सूची है संविधान का उस पर कानून बना सकता है। समवर्ती सूची पर कानून बना सकते हैं दिल्ली। कौन सा सूची? समवर्ती, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार होता है। लेकिन ध्यान ये रखेंगे, इसमें एक चीज ध्यान ये रखना है कि दिल्ली राज्य सूची समवर्ती सूची पे कानून तो बना सकता है, लेकिन 3 क्षेत्रों को छोड़ के, जिसमें पहला बताया गया मुख्य रूप से लोक व्यवस्था। क्या बताया गया है? लोक व्यवस्था, ठीक है? आए ना? दूसरा पुलिस प्रशासन। क्या बताओगे? पुलिस प्रशासन के बारे में नहीं बना सकता। और तीसरा भूमि को लेके, जमीन को लेके नहीं बना सकता। तो ये 3 क्षेत्र दिल्ली के गवर्नमेंट के अंतर्गत नहीं आता है। पहला क्या बता दो? लोक व्यवस्था। समझ आ पा रहे हैं? उसके बाद पुलिस व्यवस्था। और तीसरा भूमि, लैंड के बारे में कुछ नहीं कर सकता। बाकी इसके अलावा समवर्ती सूची, राज्य सूची में जो भी लिखा हो
उस पे वो कानून बना सकता है। तो याद रखना, ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि दिल्ली सरकार के अंदर दिल्ली का पुलिस ही नहीं आता है। समझ आ पा रहा है? दिल्ली का जो गवर्नमेंट चलता है उसमें पुलिस आता है क्या? पुलिस उससे बाहर है, उसके क्षेत्र में नहीं है, उस पर कानून केंद्र बनाता है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन फिर भी यहाँ विधानसभा है, तो विधानसभा है तो कोई ना कोई मुख्यमंत्री भी होगा यहाँ, कि विधानसभा के बहुमत दल के नेता को ही मुख्यमंत्री बोलते हैं। विधानसभा दो ही जगह है, एक आप बताओगे दिल्ली में है और एक पांडिचेरी में। समझ आ रहा है? और दोनों जगह आपके सीएम चुने जाते हैं, तो सीएम भी होते हैं और उपराज्यपाल भी होते हैं वहां। दो दो लोग मिलके शासन चलाएंगे। समझ आ पा रहे हैं? मतलब सीएम कुछ ऑर्डर लाएगा, उपराज्यपाल साइन करेगा तब वो पास होगा। समझ आ पा रहे हैं? जैसे यहाँ मुख्यमंत्री कुछ मान लो कुछ लाता है प्रस्ताव और उसको आगे बढ़ाना है तो राज्यपाल साइन करते हैं। वैसे दिल्ली और पांडिचेरी में उपराज्यपाल होते हैं, वो जब साइन करेंगे तब वो फाइल पास होगा और आगे जो है वो लागू होगा। समझ आ पा रहे कि नहीं? जल्दी बताओ। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल नंबर कौन सा, जल्दी बता दो। 239 का क्या है, समझ गए? किसके बारे में विशेष प्रावधान है, जल्दी बताओ। दिल्ली के बारे में। किसके बारे में? दिल्ली। तो दिल्ली का नाम चेंज करके क्या बोल दिया गया है? दिल्ली एनसीआर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। ये शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं? एनसीआर। यही किसकी नियुक्ति होगा बताओ? एक उपराज्यपाल होगा, इसके अलावा यहाँ विधानसभा होगा, और विधानसभा के बहुमत दल के नेता को क्या बोलेंगे? मुख्यमंत्री। तो दिल्ली का जो मुख्यमंत्री कौन है? आतिशी। पूरा नाम क्या है? आतिशी बार्ले। पहले अरविंद केजरीवाल था, रिजाइन दे दिया कि दिल्ली का भी चुनाव होने वाला है। तो वही बोलते हैं कि अगर दिल्ली की जनता उनको पसंद करते हैं और फिर से सीएम बनाना चाहते हैं तो वोट देंगे, ऐसा करके। समझ आ पा रहे हैं? इसलिए वो अपना त्याग पत्र दे दिया और अपने ही पार्टी के जो मुख्य नेता को, अतिशी जो है, उनको बनाया गया है। समझ आ पा रहे हैं कि नहीं? जल्दी बताओ। और कितने परसेंट लोग यहाँ के विधानमंडल में हो सकते हैं? 10%। कौन कौन से सूची में कानून बना सकता है दिल्ली? राज्य सूची, समवर्ती सूची। किस पे कानून नहीं बना सकता? लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि, इस पर वो कानून नहीं बनाया गया है। क्या? शायद पब्लिक ऑर्डर होता है उसमें, ठीक है ना? देख लेना एक बार, ठीक है ना? यहां तक क्लियर है सबका? तो दो संशोधन हम लोग देखे हैं भाई अभी तक। पहला कौन सा संशोधन था, जल्दी बताओ। कौन सा? 14 नंबर का कब हुआ था? 1962 में। वह किससे संबंधित है? पांडिचेरी। मतलब पांडिचेरी के बारे में जो भी प्रावधान किया गया उसी संशोधन में हमको देखने मिलता है। आए समझ में? और पांडिचेरी के लिए अलग से कुछ अनुच्छेद नहीं बनाए हैं। तो पांडिचेरी के बारे में जो भी चीज लिखा होगा ना, आप सीधा बता देना कि ये 239 का धारा 1 में, या इसी को 239 का जो क होता है उसमें हम बता सकते हैं। पांडिचेरी को इसी में लिख दिए हैं अंदर में, लेकिन दिल्ली के लिए अलग से बना दिए हैं। और दिल्ली के लिए अलग से हम क्या बना दिए? 239 की धारा क के अंदर भी और ऐड कर दिए। लेकिन पांडिचेरी के लिए अलग से कोई अनुच्छेद बना है क्या? नहीं। जो पहले का है ना उसी में ही बढ़ा दिए। समझ आ पा रहे कि नहीं? क्लियर है सबके यहाँ तक? ठीक। चलो, तो दो संशोधन हम देख चुके हैं। कौन कौन सा, एक बार फिर से बताओ, नंबर बताओ। 14 नंबर और 69वां नंबर। क्लियर है सबके यहाँ तक? चलो, अब हम एक संशोधन इसमें और देखेंगे जो रहेगा 69 के बाद। एक पढ़ेंगे 70वां संशोधन। ये हुआ था 1992 में। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन है केंद्र शासित प्रदेश के लिए। समझ आ पा रहा है? कौन सा नंबर का बताओ? 70वां संशोधन, जो कब हुआ था? 1992 में। 70वां संशोधन के लिए ये बोला गया कि यहां पर देखो, अगर हम बात करते हैं कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहां विधानसभा है, जल्दी बताओ। दो ही जगह है ना? कौन कौन सा? पहला दिल्ली में है, और दूसरा बताओ। पांडिचेरी में है। पांडिचेरी। तो दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा में जो सदस्य जाएंगे उसी को अपन एमएलए बोलते हैं, विधायक। क्या बोलेंगे? तो दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभा के जो मेंबर हैं, जिसको हम विधायक बोलते हैं या विधानसभा के सदस्य बोलते हैं, इनको अनुच्छेद 70 के तहत एक अधिकार मिला कि जब भी देश में राष्ट्रपति का चुनाव होगा, किसका चुनाव, जल्दी बताओ। तो राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान देने का अधिकार दिया गया। समझ आ पा रहे हैं? कि दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के जो सदस्य हैं, अर्थात वहां के जो विधायक हैं,
उन लोग भी राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान दे सकते हैं, या राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में उनको शामिल किया गया। किस संशोधन के तहत बोलेंगे तो 70वां संशोधन 1992 के तहत ऐसा किया गया था। आ रहा बात समझ में? आए ना? तो इतना चीज याद रखना है, 70वां संशोधन ज्यादा बड़ा कोई चीज नहीं है। बस दिल्ली और पांडिचेरी के जो विधायक होंगे उनको कौन से चुनाव में वो मत डालने का अधिकार मिल गया? राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें। लेकिन वही व्यक्ति जा सकता है जो चुनाव जीत के गया है, मनोनीत वाला नहीं जाता। समझ आ रहा है? कि राष्ट्रपति के चुनाव में केवल वही व्यक्ति मतदान करता है जो चुनाव जीत के उस सीट को पाया है, विधायक का या सांसद का। समझ आ पा रहे कि नहीं? जल्दी बताओ। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर सबका? तो 3 संशोधन बता दिए हूँ। पहला बता दो कौन सा था? 14 नंबर का, जो पांडिचेरी से रिलेटेड आप बताओगे, 1962 में हुआ था। दूसरा 69 69वां संशोधन कब हुआ था? 1991 में, जो दिल्ली से संबंधित था। फिर देखे 70वां संशोधन जो दोनों के बारे में है, पांडिचेरी भी और दिल्ली भी है। वहां के विधायक लोग कहाँ मतदान कर सकते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में। क्लियर सबका? चलो, इसके बाद जो हम नेक्स्ट जो संशोधन देखते हैं, संशोधन से ही ज्यादा क्वेश्चन आता है, जिसका नाम है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन। क्या बता दो? जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम। अधिनियम समझ आ पा रहे हैं? तो जम्मू कश्मीर जो पुनर्गठन अधिनियम, ये कब हुआ है भाई? तो ये हुआ 2019 का बात है। कब का बात है? 2019। तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम आया 2019 में, जिसके तहत जम्मू कश्मीर जो राज्य है वो 2 केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में बटा। कब अधिनियम आया, कौन पेश किया, इसके बारे में क्वेश्चन आया था कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम को कौन पेश किया था सदन में? कोई बता सकता है? और कौन से सदन में पहले पेश हुआ था ये? हाँ, तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम सबसे पहले पेश हुआ था राज्यसभा में, और पेश किया था अमित शाह। कौन किया था? अमित शाह। बाकी इसका अब आज तो टाइम हो गया है, बाकी इस अधिनियम का पूरा डिटेल मैं कल बताऊंगा, कब पास हुआ, क्या हुआ, कब लागू किए, कब 2 भागों में टूटा, कि जम्मू कश्मीर में पहले कितने टोटल जिले होते थे, कितना जिला जम्मू कश्मीर में है, कितना जिला लद्दाख में है, वो सब की चर्चा हम कल करते हैं। समझ आ पा रहे हैं? हाँ है ना? तो आज हम लोग केवल जो केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है, कहाँ क्या क्या है, कौन कौन से नाम से है, इसके बारे में हम पूरा पढ़ लिए हैं। कल क्या पढ़ेंगे जल्दी बताओ? जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम से देखेंगे। उसके बाद पूरा एक कालक्रम पढ़ेंगे कि कब कब क्या क्या हुआ था। फिर लक्षद्वीप के बारे में अलग से कुछ जानकारी देखेंगे, पहले किसके अधीन था, क्या था उसके बारे में। फिर दादर नगर हवेली के बारे में पढ़ेंगे कि यह किसके अधीन था पहले। समझ आ पा रहे हैं ना? अंडमान निकोबार कैसे आए अपने यहाँ, वो सब के बारे में कल के क्लास में रहेगा। मतलब उनकी कुछ ऐतिहासिक पहलू को भी पढ़ना है। समझ आ पा रहे? कि क्वेश्चन आता है कि दादर नगर हवेली पहले किस में था, पांडिचेरी के कौन सा देश के अधीन था। समझ आ रहा है? अंडमान निकोबार अपने यहाँ कैसे आया, लक्षद्वीप पहले किस में था। समझ आ पा रहा है? तो वो सब की चर्चा हम कल पूरा करेंगे। समझ आ पा रहे हैं यहाँ तक? है ना? चलो ठीक है, आज यहीं तक करें।